नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का दस्तावेज में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। अपना गढ़ रामपुर खोने के बाद अब सपा नेता आजम खां को चुभने वाला झटका लगा है। लखनऊ में बतौर विधायक आजम खां को मिला सरकारी आवास, अब रामपुर से जीते भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को दे दिया गया है। 34B दारुल शफा में लंबे वक्त तक आजम खां रहे थे, लेकिन अब इस आवास में आकाश सक्सेना रहेंगे, जिन्होंने उपचुनाव में सपा प्रत्याशी और आजम खां के करीबी आसिम राजा को हराया था। और अब आजम खां के उसी मकान में आकाश सक्सेना रहेंगे। उन्हें ये मकान अलॉट हो चुका है। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना ने पहले आजम खान के गढ़ रामपुर में कमल खिलाया और अब आजम खान का सरकारी आवास भी उन्हीं के नाम हो गया है। हमारे साथ में समय आकाश सक्सेना जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आकाश जी, पहले तो रामपुर का जो किला था उसको ढाया, कमल खिलाया, यानी उनकी सीट को हथियार लिया आपने, और अब जो उनका सरकारी आवास था वो भी बतौर विधायक सरकारी आवास आप ही को आवंटित हो गया। अब देखिए, ये चूँकि एक नियम है कि किसी को जब घर तो दिया ही जाता है, तो मुझे भी अभी पता लगा है कि 34B अलॉट किया गया है, तो ये तो एक प्रक्रिया है। तो कब शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पर? अब देखते हैं, अब आज पता चला है, अब देखते हैं जैसा होता बताएंगे आपको बुलाएंगे। तो यानी पहले वहाँ पर सपा के लिए रणनीतियाँ बनती थी, अब भाजपा के विधायक हैं, आप वहाँ रहकर भाजपा के लिए कैसे काम करना वहाँ तय होगा? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे खुद अभी पता लगा है, और जब बैठेंगे तो आपको भी बुलाएंगे। खबर कौशाम्बी से, जहां छेड़छाड़ का आरोपी डीपीओ गिरफ्तार हो चुका है। महिला कर्मी को छेड़ने वाला राजनाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी राजनाथ राम गिरफ्तार हो चुका है। मंझनपुर पुलिस ने आरोपी डीपीओ को जेल भेज दिया है। महिला कर्मी से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। छेड़छाड़ का आरोपी डीपीओ अब गिरफ्तार हो चुका है। महिला कर्मी को छेड़ने वाला ये राजनाथ राम गिरफ्तार हो चुका है। यही तस्वीरें, यही वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और अब जिला प्रोबेशन अधिकारी राजनाथ राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंझनपुर पुलिस ने आरोपी डीपीओ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, महिला कर्मी से छेड़छाड़ का ये वीडियो सामने आया था और पुलिस ने इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी की है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही है वो शख्स जो छेड़छाड़ महिला कर्मी से किया करता था और अब ये सलाखों के पीछे है, पुलिस की गिरफ्त में है। कौशाम्बी से बड़ी खबर, छेड़छाड़ का आरोपी डीपीओ सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। महिला कर्मी को छेड़ने वाले को सजा मिली है, सलाखों के पीछे अब ये पहुंचा है। पहली तस्वीर देखिए, ये वीडियो महिला कर्मियों से किस तरह बदसलूकी, छेड़छाड़ उनसे किया करता था, महिला कर्मियों का जीना दूभर कर दिया था और इसके बाद शिकायत हुई, ये वीडियो वायरल हुआ, तो अब ये डीपीओ गिरफ्तार हो चुका है। जिला प्रोबेशन अधिकारी राजनाथ राम पुलिस की गिरफ्त में है। बढ़ेंगे आगे। फिरोजाबाद से बड़ी खबर, सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कार्रवाई हुई है। यूपी सरकार ने प्रिंसिपल संगीता को पद से हटा दिया है। हॉस्टल के कमरे में छात्र के सुसाइड करने पर यह कार्रवाई हुई है। बलबीर सिंह बने मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल। दरअसल हॉस्टल के अंदर बने कमरे में आत्महत्या करने वाले छात्र शैलेंद्र कुमार ने मामले में प्रिंसिपल संगीता अनीजा और 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज इस मामले में हुआ था, जिसे लेकर मृतक छात्र शैलेंद्र के पिता धरने पर बैठ गए थे और अब ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर, हॉस्टल के अंदर बने कमरे में आत्महत्या करने वाले छात्र शैलेंद्र कुमार के मामले में प्रिंसिपल संगीता अनीजा और 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसे लेकर मृतक छात्र शैलेंद्र के पिता धरने पर बैठे और अब ये कार्रवाई हुई है, उन्हें पद से हटा दिया गया है। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर मिल रही है, किसानों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, कृषि उत्पादन मंडी परिषद के साथ बैठक का फैसला हुआ है। लखनऊ में 8000 वर्ग मीटर में बनेगा आधुनिक एग्री मॉल। 7 मंजिला आधुनिक एग्री मॉल से किसानों को फायदा होगा। सभी मंडल मुख्यालयों में टेस्टिंग लैब भी खोलने का फैसला हुआ है। सीएम योगी ने टीम से प्रस्ताव मांगा है। जैविक प्राकृतिक उत्पादों के सत्यापन के लिए सभी मंडल मुख्यालयों पर खुले टेस्टिंग लैब, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। साथ ही अयोध्या में खुलेगी टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि तैयार करें इसे लेकर प्रस्ताव।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 166वीं बैठक, जहां किसान हित के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 166वीं बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों का हित संरक्षण सुनिश्चित करते हुए अलग कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसे लेकर प्रस्ताव भी मांगे हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे प्रयास सराहनीय है, ये बात कही। मंडी शुल्क में इसे न्यूनतम करने के बाद भी राजस्व संग्रह में मंडियों का अच्छा योगदान है। कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से नवंबर तक 972 करोड़ से ज्यादा की आय मंडी परिषद को हुई है, जो कि पिछले वित्तीय वर्षों के सापेक्ष अच्छी प्रगति दिखाती है। तो कई बड़ी सौगातें किसानों को लेकर दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। माना जा रहा है कि इन तमाम सौगातों से किसानों को बहुत फायदा होगा। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने पर सीएम जोर दे रहे हैं। निजी क्षेत्र की सहकारिता से फायदा मिलेगा, ये भी सीएम ने कहा है। ये सौगातें किसानों को। बढ़ेंगे आगे। प्रयागराज से एक अहम खबर आपको बता दें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चाय की चुस्की ली और सड़क किनारे दुकान पर चाय पीते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चाय वाले से हालचाल जाना। कई बार विमल टी स्टॉल पर चाय पी चुके हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। चाय वाले विमल को 1000 रुपए भी डिप्टी सीएम ने दिए। इससे पहले भी विमल टी स्टॉल पर चाय पीने वे आ चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें। पीएम मोदी की तरह डिप्टी सीएम भी बचपन में चाय बेच चुके हैं। डिप्टी सीएम के पिता की कौशाम्बी के सिराथू में चाय की दुकान थी। डिप्टी सीएम बनने के बाद खुद डिप्टी सीएम ने मीडिया से इस बात का खुलासा किया था और इस दौरान बीजेपी महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी और काशी प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता समेत कई पार्टी के नेता उनके साथ मौजूद थे। तो एक अलग अंदाज भी दिखा है, जहां डिप्टी सीएम चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने विमल चाय वाले का हालचाल जाना, उसे 1000 रुपए भी दिए। उधर यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी के निर्देश पर ट्रिपल टेस्टिंग के लिए ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे, जिनमें रिटायर्ड आईएएस जॉब सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परामर्शी व अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी को शामिल किया गया है। 5 सदस्यीय ये आयोग है। अब आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का फैसला होगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना ही यूपी में चुनाव कराने के निर्देश सरकार को दिए थे। वहीं सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया था कि बिना पिछड़ा वर्ग आयोग के उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न नहीं कराए जाएंगे। सरकार की ओर से इसे लेकर उच्चतम न्यायालय जाने की भी बात कही गई थी। वहीं अब प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मद्देनजर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। तो आयोग का गठन हो चुका है। ही दिन सरकार ने निकाय चुनाव के मामले में आयोग का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय आयोग अब इस पूरे मामले को लेकर जो चाहे ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया वो सब काम करेगा और उसके बाद ओबीसी का आरक्षण निर्धारित होगा। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, फैसला आया, अगले दिन आयोग का गठन। देखिए, जैसे ही माननीय न्यायालय के निर्णय की जानकारी हमारी सरकार को मिली, हमने तत्काल आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और मात्र कुछ घंटों के अंदर, अभी मैं कह सकता हूं कि 24 घंटे से ही कुछ अधिक समय बीता है, तत्काल आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब आयोग जब रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, पिछड़े वर्ग के भाई बहनों के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। हर स्थिति में उनके आरक्षण को जारी कराने के बाद ही हम लोग चुनाव कराएंगे। आयोग का जो स्वरूप था उसे देख रहे थे, 5 सदस्य जो हैं वो भी ओबीसी बिरादरी से ही आते हैं, रिटायर्ड जज भी हैं, इसके अलावा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, यानी एक पूरा स्वरूप ऐसा कि अच्छे से प्रक्रिया हो। हाँ, बहुत अच्छे ढंग से, शुचिता के साथ और बेहतर ढंग से
प्रक्रिया सब। वहीं ओबीसी आरक्षण पर आयोग के गठन पर सपा अभी भी सरकार पर हमलावर है और सरकार पर सवालों की बौछार कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी ने इस मांग को उठाया था कि पिछड़ों को आरक्षण दिए बगैर समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव का विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी की मांग के आगे झुकना पड़ा। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया था, आज पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के लिए मजबूर हुई। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, किसानों की, मजदूर की लड़ाई को लड़ती रहेगी। सपा जहां लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, वहीं सत्ता पक्ष भी विरोधियों के आरोपों पर जवाब दे रहा है। गाजीपुर में भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा है कि विरोधियों को अभी अच्छे से ज्ञान नहीं है। आज जिस पर यहाँ संवाद हो रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति, यही भारतीय ज्ञान परंपरा है। परंपराओं का निर्वाह करना यही भारतीय ज्ञान परंपरा है। उसी को मैं परंपरा का पालन करने के लिए आया हूँ। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार ने सिर्फ आयोग का गठन ही नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर भी तैयारी की है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सपा और आम आदमी पार्टी ने आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन की बात कही है, जबकि मायावती ने 30 दिसंबर को बैठक बुलाई है। लेकिन भाजपा विरोधियों पर बेवजह राजनीति का आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दिए बयान पर कांग्रेस नेता अजय राय की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। महिला आयोग की तरफ से जारी नोटिस पर दिल्ली में अजय राय के वकील पेश हुए और अब 9 जनवरी को अगली तारीख मिली है। हालांकि अजय राय अपने बयान पर अभी भी कायम है। कांग्रेस नेता अजय राय हमारे साथ मौजूद हैं और आज महिला आयोग के कार्यालय में पेशी थी। क्या रहा नेताजी? नहीं, निश्चित तौर से जो उन्होंने मुझे एक नोटिस इशू किया था, सोशल मीडिया पे मुझे मिला था। कोई मुझे यहाँ पर नोटिस मेरे घर पे नहीं भेजी गई थी, मुझे एक सोशल मीडिया के माध्यम से मिला था। पर उसका भी हमने आज वहाँ अपने वकील साहब को भेजा था। वकील साहब ने आगे 9 तारीख की डेट उसमें ली है और निश्चित तौर से जो चीज़ें हमने अपने बोला था उसके पूरी तरीके से हम उस पर अपनी पूरी चीज़ें लिखकर उनको देंगे और पूरी चीज़ों को बताएंगे कि मेरा जो लटके झटके जो बोलने का तात्पर्य था वो किसी को एक असंसदीय भाषा है, किसी को अपमानित करने का नहीं था। लटके झटके का अर्थ मतलब आपने चीज़ों को लटका रखा है और जो चीज़ें हैं वो काम आप नहीं कर पाते हैं। मतलब हमारा कहने का सेंस था कि आप मतलब किसी भी काम की उत्तरदायित्व तो आपकी नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो एक मतलब उसका कोई जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा हमने क्या काम किया है वहाँ पे। तो एक जनता से केवल एक कहने का लटके झटके देकर चले गए, मेरा कहने का सेंस है। माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में वापसी हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को प्रयागराज से बांदा जेल लाया गया। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में कस्टडी के दौरान लंबी पूछताछ के बाद अब फिर से मुख्तार अंसारी को जेल भेज दिया गया है। प्रयागराज से बांदा जाते वक्त मीडिया के सवालों पर मुख्तार अंसारी ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। रहा है मेरे आदमी का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भवन कर रहा है मेरे आदमी का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भवन कर रहा है मेरे आदमी का तवाफ, दुनिया। वहीं माफिया मुख्तार के इस शायराना अंदाज पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपराधियों को चेतावनी दी है। कहा है कि अब हर माफिया का भविष्य खतरे में है। देखिए कौन क्या कह रहा है, अब किसी अपराधी के जो हैं, जो पुलिस कस्टडी में हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, उनके बारे में मैं बोलूँ ये अच्छा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई हत्यारा अगर यह समझता है कि वो गुंडई के बल पर सब कुछ बदल करके रख देगा तो वह युग चला गया है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। अब एक दिल दहला देने वाली खबर। मऊ के शाहपुर गांव में एक घर के अंदर 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत मामले में सियासत शुरू हो गई है।
सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से मामले की जानकारी जुटाने के बाद मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। ये अग्निकांड सामने आया था जिसमें शाहपुर गांव में 5 लोगों की मौत हो गई जलकर, और इस मामले में अब कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। जैसे ही ये घटना सामने आई, हर कोई दहशत में आ गया। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर अब घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से मामले की जानकारी जुटाने के बाद मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। देखिए, दुखद घटना है और दुर्भाग्य है कि उस परिवार से कोई, उस घर से कोई बचा नहीं। अगर कोई बचा होता तो कैसे घटना हुई वो बताता। तो अब एक तरह से कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अब तो एक जांच का विषय है। जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय, डीआईजी आए मौके पर। वो लोग भी अपने स्तर से जो तार की केबल गई है उस एंगल से या और तमाम चीज़ों पर, यहाँ कोई बताने के लिए भी कोई देखा ही नहीं तो कोई बताएगा क्या। तो इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करने के बाद अधिकारी भी अध्ययन कर रहे हैं। और अब खबर अमरोहा से, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दलित परिवार के घर भोजन किया, साथ ही गर्भवती महिला की गोद भराई की रस्म में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ विधायक राजीव तरारा समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अमरोहा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने तोहफापुर गांव में दलित के घर भोजन किया। पीएम मोदी की मां हीराबा की तबीयत खराब होने पर देश भर में दुआओं का दौर जारी है। खुद पीएम मोदी ने अहमदाबाद के यूएन अस्पताल जाकर अपनी मां की तबीयत का हाल जाना। बताया जा रहा है कि अब मां हीराबा की हालत स्थिर है, लेकिन किस तरह पूरे देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है ये भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का उनकी मां से घनिष्ठ संबंध है। वे जब गुजरात जाते हैं मां से मुलाकात करें इसकी कोशिश होती है, और आज जब हालत नासाज पता चली तो वे उनसे मुलाकात करने अहमदाबाद के अस्पताल पहुंचे। वहीं वाराणसी की तस्वीरें, जहां पर मां हीराबा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कॉमन सिविल कोड पर देश भर में चर्चा हो रही है। इस बीच वाराणसी में कॉमन सिविल कोड की जरूरत पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देश के अंदर कॉमन सिविल कोड की जरूरत है या नहीं, इस विषय पर वाराणसी के केदार घाट पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। व्याख्यान का उद्घाटन स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने किया। वहीं कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जरूरी बताया गया। समान नागरिक संहिता और उसकी आवश्यकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसकी आवश्यकता विषय पर आज विस्तृत व्याख्यान का आयोजन युवा चेतना के द्वारा बनारस में किया गया। देश में जब एक झंडा है, एक प्रधानमंत्री हैं, हम सब लोग राष्ट्र की उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं, तो फिर धर्म के आधार पर देश में कानून अलग अलग क्यों? देश की आजादी के बाद से ही, बल्कि आजादी के पहले से इस देश में विद्वानों के द्वारा, नौजवानों के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता को लेकर लगातार प्रयास किए गए। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने कहा, जब देश एक है तो नागरिक आचार संहिता भी एक होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, उनके यशस्वी हाथों से देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा और देश, भारत माता विकास के पथ पर अग्रसर होगी। रोहित सिंह ने आजादी से अब तक समान नागरिक आचार संहिता लागू न होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। साथ ही दावा किया कि आने वाले समय में भाजपा सरकार में देश में समान आचार संहिता लागू होगी। काशी की धरती से रोहित सिंह ने ऐलान किया है वो समान नागरिक आचार संहिता के लिए गांव-गांव जाएंगे, लोगों में चेतना जगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।